नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले डीएलएड एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जल्द ही दोस्तों आपका डीएलएड एग्जाम होने वाला है। तो आज हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी होता है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, कितना हमको समय मिलेगा, किस क्वेश्चन का हमको किस प्रकार से आंसर देना होगा। इसलिए आज हम सब इस सब के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे कि हमको क्वेश्चन को लिखना कैसे है, किस क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है, कितने शब्दों में लिखना है, हमको कितना समय मिलता है। समय की बात करें तो यह क्वेश्चन आज हम सब प्रीवियस ईयर सेकंड सेमेस्टर है दोस्तों। सेकंड सेमेस्टर का अगर हम सब बात करें तो हिंदी के क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। हिंदी में दोस्तों आपको टोटल 1 घंटे का समय मिलता है। टोटल नंबर की अगर हम सब बात करें तो 25 नंबर का आपका यह पेपर पूछा जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन करना आपको लिए अनिवार्य है। जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको सॉल्व करना होता है और सबके लिए एक निर्धारित अंक दिया रहता है। क्वेश्चन का प्रकार दोस्तों 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला प्रकार होता है इसमें आपके बहुविकल्पी होते हैं, जिसमें आपके 4 ऑप्शन मिलते हैं। चारों ऑप्शन में एक आपको टिक करना होता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं दोस्तों। के बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अति लघु उत्तरीय होता है दोस्तों, उसका उत्तर देने के लिए आपको लगभग 25 शब्द का आंसर देना होता है। और जो लघु उत्तरीय होता है दोस्तों, लघु उत्तरीय को आपको 75 शब्दों में आंसर देना होता है। देखिए, एक चीज आपको समझ लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय, कोई बच्चा होता है जो कोई क्वेश्चन उसे बहुत अच्छे से आ रहा है, उसे आप सब शब्द में लिख देता है। अगर कोई क्वेश्चन का पूर्णांक 2 नंबर है, अगर उसमें बोला है आपको 25 शब्द लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उसमें आप 100 शब्द लिख देंगे तो क्या उसमें आपको 5 नंबर वह एग्जामिनर दे देगा? नहीं, उसमें आपको तब भी 2 ही नंबर मिलेगा। आप चाहे 25 शब्दों में लिखिए चाहे 100 शब्दों में लिखिए। अगर हमको जब 2 ही नंबर मिलेगा तो फिर हमको समय खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 शब्द लिखिए, लेकिन लिखने की आपकी शैली साफ सुथरी होनी चाहिए। जो आपके पॉइंट हो उसे हाईलाइट कर दीजिए, हाँ यह पॉइंट है, जो सन हो। लिखने का तरीका आगे आपको हम बहुत विस्तार पूर्वक से बताते हैं। आइए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है लीप विकास का प्रथम सोपान। जो लीप है दोस्तों, हर भाषा की एक लीप होती है ना, तो लीप का जो प्रथम सोपान है क्या होता है? क्या वर्ड है, अक्षर लिपि है, चित्र लिपि है, या फिर उपर्युक्त में कोई नहीं? ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, चित्रलिप। लीप विकास का जो प्रथम सोपान है वह आपका चित्रलिप है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। देखिए, जो पर्वत शब्द है इसके समान कौन सा शब्द है? क्या कूट है, पादप है, या फिर घन है, या फिर आगार है? यह भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें अगर हम सब राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसमें होगा कूट। अब देखिए, कूट का जो मतलब होता है, कूट का मतलब होता है पर्वत या शिखर। कूट का अर्थ होता है पर्वत या शिखर। और पादप की बात करें तो पादप आप जान ही रहे होंगे, पादप का मतलब होता है वृक्ष या पौधा। और घन का मतलब होता है बादल। और आगार का मतलब होता है दोस्तों जैसे भंडार, संग्रह स्थान, जहाँ पे हम कोई चीज भंडार करें, रखें, वही आपका आगार कहा जाता है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। देखिए, अल्पप्राण होता है, महाप्राण होता है, इसके बारे में आप जान ही रहे होंगे। तो इसमें आपको बताना है कौन अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। इसमें नेगेटिव आपको बताना है। तो राइट आंसर इसमें देखिए पहले है ऑप्शन हम देखते हैं, क है, ख है, ग है, या फिर व है। अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ताकि आप हर समय जानते रहे। देखिए, अल्पप्राण में जो होता है श्वास का कम प्रयोग होता है। जैसे हम जो शब्द को बोलने के लिए हमको श्वास कम लेना पड़े, वह आपका अल्पप्राण होता है। महाप्राण में इसका जस्ट विपरीत, जिसमें श्वास का अधिक प्रयोग होता है। जैसे अभी आप क बोलिए, देखिए क आराम से बोलते हैं क, लेकिन ख बोलिए, ख में ज्यादा वायु लग रही है, इसलिए आपका ख जो है अल्पप्राण नहीं है। और इसमें यही पूछा है अल्पप्राण ध्वनि, जिसे ग बोलिए, ब बोलिए, इसमें ज्यादा आपकी वायु नहीं लग रही है। और हम सब एग्जाम्पल बताएं, जैसे हल्की आवाज, अल्प प्राण को बोलने में हल्की आवाज का प्रयोग होता है, और जबकि महाप्राण को बोलने में जो कि जोरदार आवाज से बोलने का प्रयोग हो रहा है। उदाहरण हम आपको बता देते हैं, जैसे क हो गया, ग हो गया, च हो गया, ज हो गया, ये आपके अल्प प्राण में आएंगे। लेकिन महाप्राण में जो आएंगे आपके ख, घ, जिसमें ज्यादा श्वास की जरूरत पड़े। आगे हम सब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अंग वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अयोग वा कहलाते हैं, उसम व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या फिर स्वर कहलाते हैं। जो अंग होता है दोस्तों, अंग क्या कहलाते हैं? ये आपके अयोग वाह कहलाते हैं। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही सही हो जाएगा। जो अंग वह है या क्या कहलाते हैं? ये आपके अयोग वाह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कमायनी की लेखक आपको बताना है। कमायनी के जो लेखक हैं, ऑप्शन है आपके पास मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। देखिए इसमें कोई बच्चा जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखिए इसमें क्या मार दिया था, मुंशी प्रेमचंद मार दिया था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद कमायनी के लेखक नहीं है। कमायनी के जो लेखक हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। अगर हम सिर्फ जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाओं की बात करें, जो जैसे कमायनी क्या है ये भी आप जानते रहिए, कमायनी एक महाकाव्य है। महाकाव्य में इनके और भी महाकाव्य थे, जैसे आंसू हो गए, झरना हो गया, लहर हो गया, कनन कुसुम हो गया। यह सब इन जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं थी। अब हम सब अति लघुत्तरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है अति लघुत्तरी, इसको आपको 25 शब्दों में लिखना है। तो आप 25 ही शब्द में लिखिए, इसके आप 100 शब्द में ना ले जाइए, हम 100 शब्द में लिख दें हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा। एक नंबर है, आप इसमें 25 लिखेंगे तब भी आपको एक ही हाईएस्ट नंबर मिलेगा, 100 लिखेंगे तब भी एक लिखिएगा, जो भी आ रहा है। लेकिन लिखने का तरीका, जैसे आप कोई शुरुआत करें, कोई क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। आप कहानी शिक्षण की विधियाँ लिखें, उसे नीचे चाहे इसके जो चाहे ब्लैक पेन उसे हाईलाइट कर दीजिए, बीच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसे आप डैश दे दीजिए। हाँ इस प्रकार से लिखिए ताकि जो जांचने वाला हो उसका निगाह इस पर पड़ जाएगा, हाँ बच्चा कुछ हमको इंडिकेट कर रहा है, कुछ बताने का प्रयास कर रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है। बीच बीच में जो सन आ जाए, कोई सन की चर्चा कर रहे हैं तो उसे आप नीचे हाईलाइट कर दीजिए। तो आप ऐसा लिखिए और सुंदर लिखने का प्रयास करिए, और ताकि अच्छा लगे देखने में, ताकि आप एग्जामिनर एक ही बार में समझ जाए कि बच्चा बच्चा हमको बताना क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं कि आप इमला की तरह पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख डालिए, एग्जामिनर समझ ही नहीं पाए, कंफ्यूज हो जाए कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। देखिए किसी के पास इतना समय नहीं रहता कि आपका पूरा क्वेश्चन आप जितना लिखे रहेंगे पढ़ेगा। बस आपकी लेखन शैली पे आप किस प्रकार से लिखें यही देख के आंसर नंबर आपको दिया जाता है। इसलिए साफ सुथरा लिखने का प्रयास करिएगा। अब हम क्वेश्चन को आपको बताते हैं, इसे कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। देखिए कहानी शिक्षण जो होता है, देखिए कहानी शिक्षण विधियाँ होता है जो है, एक होता है जो कि कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि जो होता है वो क्या होता है, इसमें टीचर जो है कहानी बताता है, बच्चे सुनते हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सुनने के बाद लास्ट में टीचर पूछता है हाँ इस कहानी से आपने क्या सीखा, ऐसा क्वेश्चन कहानी बताया जाता है। इसके बारे में आप पूरा लिख डालिए कि 10 शब्द इस पे लिख दीजिए। इसके बाद आप चित्र आधारित कहानी विधि, इसे बनाने का प्रयास करिए। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये रटन आधारित क्वेश्चन नहीं होते हैं। अभी आपको हम लिख के पूरा बता दें, वह आप रटेंगे वैसे आपको नहीं लिखना है, आप खुद से बनाइए। जैसे चित्र आधारित कहानी है, चित्र आधारित कहानी वह होती है, आप हेडिंग डाल दीजिए चित्र आधारित कहानी। अब हेडिंग डाल के उसे आप डैश कर दीजिए, फिर लिखिए कि चित्र आधारित कहानी में टीचर जो है बच्चों को चित्र दिखाता है, चित्र दिखा के उस कहानी के बारे में बताने का प्रयास करता है। जैसे कोई उदाहरण लेके बताइए, हाँ जो है कि टीचर एक मोर का चित्र दिखाया, बच्चों को बताया कि हाँ मोर है, ये हमारे यहाँ राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस प्रकार से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। यह आपका चित्र आधारित कहानी हो गई। इसके बाद अधूरी कहानी, अधूरी की कहानी की बात करें तो देखिए बीच में आप कोई कहानी दे दीजिए बच्चों को, बीच में से डैश छोड़ दीजिए, बताइए पूछिए बच्चों को इसमें भरा कहा क्या जाएगा, यह आपकी अधूरी कहानी कहलाती है। इस प्रकार से आप बहुत सारी कहानियों को लिखने का प्रयास करिए, खुद से बनाने का प्रयास करिए कि जो कहानी शिक्षण की विधियाँ, यही सब आपकी विधियाँ हैं। और आप 10 पॉइंट के 10-10 शब्द लिख देंगे तो आपका 30 शब्द हो जाएगा, और एक अच्छे तरीके से आपको पॉइंट मिल जाएगा, और अच्छे साफ सफाई से आप लिखिए। उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है? देखिए उच्चारण दोष पूछा है। अब देखिए इसे हम आपको रटाएं, कभी 1 घंटे तक आपको हम लेक्चर दे सकते हैं कि उच्चारण दोष के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको खुद लिखना पड़ेगा। हम आपको जो सिखाएंगे वही आपको थोड़ी आपको लिखना पड़ जाएगा, नहीं हमको ऐसे ऐसे लिखना है। आप खुद बनाने का प्रयास करिए, हम आपको सिखाने का प्रयास करा रहे हैं ताकि आप खुद से कोई क्वेश्चन को आंसर को बना पाएं, कैसे आपको लिखना है। जैसे उच्चारण दोष क्या हो सकता है, भय होता है, बच्चा बोलने में डर रहा है, संकोच होता है, ये सब आपके क्या होते हैं, उच्चारण दोष के कारण हो सकते हैं। शीघ्रता, बहुत जल्दी जल्दी बच्चा को आप खड़ा दिए, बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास कर रहा है, नहीं समझ पा रहा है, यह सब आपके उच्चारण दोष में आते हैं। इसके इसके बाद भी और भी कारण, जैसे
कंठतालुब हो गया, ओठ हो गया, दांत हो गया, यह सब आपके उच्चारण दोष के ही कारण है। जब यह सब अगर सही नहीं है तो बच्चा उच्चारण किसी चीज का सही नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति है, इसके सोपान क्या है? अगर हम सब मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान समझे, जिसे इसमें आते हैं स्वाभाविकता आती है, अस्पष्टता आती है। अगर मौखिक की जो अभिव्यक्ति के है, जिसे कोई चीज हम बोल रहे हैं अस्पष्ट नहीं होगा तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे ना। अभी हम आपको कोई चीज बताएं, उसे जलेबी की तरह गोल गोल घुमा के बताएं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आपको, हम कैसे इसमें क्या सही है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विचार क्रमबद्धता, जो हमारे विचार हैं वो एक क्रम से हों, ऐसा नहीं कोई चीज़ हम पहले बोल दें फिर इसी से संबंधित लास्ट में बोले, फिर बीच में बोले, बीच बीच में दूसरा चीज़ बोलते हैं ना, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। हमको एक क्रमबद्ध से बोलना पड़ेगा। सशक्तता, प्रवाह, हमको एक लय के तरीके से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको एक बार बहुत तेज से बोलें फिर स्लो हो जाए, फिर तेज से बोलें, ऐसा नहीं, एक लय से बोलना चाहिए। इसके बाद प्रभावोत्पादकता, यह सब आपके मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान हैं। शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। जो शब्द की शक्ति हैं दोस्तों, इसके उल्लेख करना है हमको। अगर हम सब शक्तियों का उल्लेख करें तो इसमें देखिए शब्द की 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी है दोस्तों? एक आपकी है अभिधा हो गया, लक्षणा हो गया और व्यंजना हो गया। यह 3 जो हैं 3 शक्तियां हैं। और शब्द के 3 प्रकार भी होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं शब्द जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका वाचक होता है, उसके बाद दोस्तों लक्षक होता है, व्यंजक होता है। ये आपके 3 प्रकार के शब्द होते हैं तथा इनमें क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं। इनमें जो है जैसे वाचक, लक्षक, व्यंजक, इनके 3 अर्थ भी प्रकट होते हैं। कौन कौन से? वाच्यार्थ, लक्षार्थ तथा व्यंग्यार्थ। इन यह आपके अर्थ भी प्रकट होते हैं, इसको जानते रहिए। देखिए कोई चीज़ हो बस आप बना के लिखने का प्रयास करिए। हम कैसी चीज़ किसी चीज़ को बना के लिखेंगे। अगर जैसे आप इसके बारे में जान रहे हैं, सबकी शक्तियों का उल्लेख अगर आपको पता है, जैसे अभिधा, लक्षण और व्यंजन, यह अगर आपको पता है, इससे भी आप चाहेंगे तो पूरा बना के लिख सकते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार आपको हमको बताना है। जो इसके अनुसार हिंदी व्याकरण के अनुसार बताना है जो वाक्य के प्रकार हैं। अगर हम सब इसकी बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते किसे हैं? वाक्यों के प्रकार पूछा है ना। जब हम कोई शब्द, जैसे अक्षर मिलके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जब शब्द मिलेंगे तो क्या बनेंगे? आपके वाक्य बनेंगे। लेकिन वाक्य, वो जो शब्द मिलेंगे, जो अक्षर मिलेंगे, कैसे होने चाहिए? एक सार्थक होने चाहिए। जैसे कोई भी आप अगर आपका ले रहे हैं, जैसे जैसे कलम है ना, कलम हो गया। अगर हम, ये आपका एक शब्द हो गया, ठीक है। अगर हम कलम के जगह मैं यहाँ कर दें, का यहाँ कर दें, तब फिर ये कोई सार्थक शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए करें कि आपको ऐसे शब्द लेना है जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसे शब्द नहीं लिखना है जो कि अर्थविहीन हो। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। किसके आधार पर दोस्तों? अर्थ के आधार पर। जैसे विधानवाचक, प्रश्नवाचक, 1 मिनट, हाँ, विधानवाचक, इसके बाद निषेधवाचक है दोस्तों, फिर प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या फिर संदेहवाचक और संदेहवाचक वाक्य। यह आपके 8 प्रकार के वाक्य हो गए। अगला जो क्वेश्चन है, उपसर्ग क्या क्या है? उपसर्ग उदाहरण सहित हमको बताना है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय आप जान ही रहे होंगे, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, लेकिन आपको हम बताएंगे इसमें आपको लिखना कैसे है, किस प्रकार से आप बताएंगे उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। इसमें हमको सिर्फ क्या पूछा गया है? उपसर्ग। उपसर्ग पूछा गया है, लेकिन हमको सिर्फ 25 शब्द में बताना है, तो हमको सिर्फ उपसर्ग ही बता के उदाहरण देके समझा के हटा सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा बता देंगे। हो सकता है कि अगले बार एग्जाम में आपको उपसर्ग के बजाय प्रत्यय भी पूछ ले, लेकिन आपको लिखना क्या है? देखिए इसमें प्रत्यय नहीं पूछा, प्रत्यय आप मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ उपसर्ग ही बताइए, उपसर्ग क्या होता है। देखिए उपसर्ग मतलब होता है, जो उपसर्ग होता है वह 2 शब्दों से बना होता है। पहला क्या है? उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग मिलके क्या बनता है? उपसर्ग बनता है। उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं। जो उपसर्ग होता है वह प्रारंभ में जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय बाद में जुड़ता है। जस्ट इसका अपोजिट है दोस्तों जो आपका प्रत्यय है। दोनों हम आपको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे।
उपसर्ग या प्रत्यय। उपसर्ग आपका कैसे बनता है, उ प्लस सर्ग से बनता है, ये आपका उपसर्ग बन गया। और यह किसी शब्द के पहले जुड़ेगा, जो उपसर्ग है पहले जुड़ेगा, लेकिन आपका जो प्रत्यय है यह आपके बाद में जुड़ता है, प्रत्यय अंतिम में जुड़ेगा, किसी शब्द के अंतिम में जुड़ता है। और प्रत्यय जो है दोस्तों कैसे बनता है, प्रतिधन है ऐसे बनता है, प्रतिधन ऐसे बनता है, आपका प्रत्यय बनता है। इसके बाद उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया अर्थ दे देता है। उपसर्ग का जो अर्थ होता है वह बदल जाता है या फिर नया शब्द हमको मिल जाता है, लेकिन प्रत्यय शब्द का अर्थ शब्द का रूप बदलता है या नया रूप देता है। उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यह जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। जिस शब्द, इसके बाद प्रत्यय हम से बात करें तो जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह आपका प्रत्यय कहलाता है। अगर हम सब उदाहरण आपको बता देते हैं, उदाहरण पूछा गया है अभी आप समझ जाएंगे। जैसे जैसे अन्याय, देखिए अन्याय, अन्याय, देखिए यह आपका अगर आ नहीं होता आपका न्याय कहलाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आ उपसर्ग जुड़ के क्या बन गया, अन्याय हो गया। इसके बाद और हम सब जैसे और हम सब बात करें तो निराश है, देखिए एक शब्द ले ले रहे हैं निराश, निराश, इसमें नि जुड़ के क्या बन गया, ये आपका उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार से आपका उपसर्ग कहलाता है। आइए हम सब बढ़ते हैं आपकी लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ, जो आपके 2-2 नंबर के होते हैं, और इसे आप लिखना कितना शब्दों में होता है, लेकिन आपको 75 शब्दों में है, 75 शब्द में लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा। आप चाहे 500 शब्द में लिख डालिए एक क्वेश्चन को, तब भी आपको 2 ही नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या है। देखिए इसका क्वेश्चन जो 75 शब्दों में लिखना है, इसे थोड़ा सा आप हेडिंग बना बना के लिखिए। लिखिए जिससे पहले इसमें पूछा है प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए, तो कहानी शिक्षण का उद्देश्य पहले लिख दीजिए, कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसके एक ही उद्देश्य तो होता नहीं है कहानी शिक्षण का, प्राथमिक स्तर पर हम कहानी शिक्षण जो पढ़ाते हैं एक ही उद्देश्य तो होता नहीं है। पहला होता है बच्चों को आनंदित करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए, कहानी के जरिए हम दूसरे चीज के जरिए इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों को। जैसे बच्चे को हम कंगारू के बारे में आज पढ़ाना है, लेकिन बच्चा कंगारू कभी नहीं देखा है, अभी हम कंगारू को पढ़ाने लगेंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कंगारू होता क्या है, या कंगारू क्या चीज आ गया। लेकिन बच्चा कौन सा चीज जाना है, बच्चा कुत्ता को अपने यारी बगल हर जगह देखा है, तो हम कंगारू को कुत्ते से अटैच करके अगर पढ़ाएंगे, कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, बच्चा तुरंत समझ जाएगा। जैसे पहले बता दीजिए हाँ कुत्ता ऐसा होता है, कुत्ता पूछिए कितने बच्चों ने देखा है, सब हाथ उठा देंगे, फिर उसी से खंड करिए हाँ जैसे जिस प्रकार से कुत्ता होता है उसी प्रकार से कंगारू होता है, उतना बड़ा होता है, 4 पैर होते हैं, इस प्रकार से बताइए। फिर जो मेजर अंतर हो लास्ट में से अंतर कर दीजिए, हाँ जो कंगारू होता है यहाँ पाया जाता है, उसमें अपने बच्चों के रखने के लिए थैली होती है, लेकिन कुत्ते में नहीं होती, इस प्रकार से अंतर कर दीजिए, तुरंत बच्चा समझ जाएगा। इस प्रकार से आप पढ़ाएंगे, यही होता है कहानी के माध्यम से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। इसे रुचि का विकास करने के लिए, कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, सोचने के लिए, तार्किक क्षमता का विकास करने के लिए, सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए। अब देखिए अब सामाजिक गुणों का आप हेडिंग डाल दीजिए, बच्चों को सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए। अब अपने मन से इसे लिखने का प्रयास करिए कि बच्चों को हम कहानी के जरिए बता सकते हैं कि समाज समाज में हमको कैसे रहना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, कोई रिश्तेदार आ जाए उसे किस प्रकार से हमको बिहेव करना चाहिए, इस प्रकार के आप लिख सकते हैं। लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए किसकी बात करें, लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर। देखिए हम इसमें जितने भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लिख के बता सकते हैं कि इसका आंसर ऐसे ऐसे है, लेकिन हम आपको लिखने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप खुद किसी क्वेश्चन को बनाना, क्रिएट करना सीख लें कि हम किसी क्वेश्चन के आंसर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आप बहुत आराम से बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको हम रटा दें, इसी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे इतना बड़ा लिख के समझा दें, तो आप फिर नहीं कर सकते। अब इसमें जो हेडिंग है उससे हेडिंग बनाने का प्रयास करिए, जिसे लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। अब देखिए लिखित में क्या आता है, आप कहेंगे एक होता है लिखित में पत्र लेखन होता है, निबंध लेखन होता है, नाट्य लेखन होता है, कहानी लेखन होता है। आप पहले आप 4 ये दे दीजिए कि एक लिखित अभिव्यक्ति में हम सब बात करते हैं, कुछ लेखन की बात करते हैं, जैसे चित्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, नाट्य लेखन हो गया ना,
इस प्रकार से हेडिंग डाल दीजिए। इसके बाद है कहानी लेखन। देखिए सुंदर और साफ लिखने का कहानी लेखन हो गया। इस प्रकार से 4 डाल दीजिए। अब एक एक चीज के बारे में आप लिख दीजिए। चित्र लेखन, चित्र लेखन में हम सब क्या करते हैं, आप इसमें 10-10, 15-15 शब्द लिख देंगे तो 75 शब्द हो गया, आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन लिखना कैसे है, आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, आपको हाईलाइट करना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चा वो एग्जामिनर जो है समझ जाए कि हाँ आप क्या बताना चाहते हैं। अब इस सब के बारे में आप जानते ही होंगे। नाटक लेखन में नाटक के बारे में बच्चों को हम लिखते हैं ताकि वो नाटक नाटक पढ़ें, उसे अपने दैनिक जीवन में फॉलो करें और अच्छी से अच्छा उसमें से ग्रहण करें। इन सब के बारे में बता सकते हैं। इन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित आपको बताना है। क्या बताना है, 4 विराम चिन्हों के। अगर हम विराम चिन्ह की बात करें, 13 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह को आपको हम बता देते हैं, 13 प्रकार के हो सकता है कि अगली बार कोई भी दूसरा विराम चिन्ह पूछ ले। जैसे एक ऐसे होता है, यह क्या होता है, यह आपका पूर्ण विराम होता है। इसके बाद एक ऐसे होता है ना, ऐसे, यह आपके क्या होता है, अर्ध विराम होता है। यह आपका अल्प विराम होता है, ऐसे जो होता है। इसके बाद आता है उप विराम होता है। उप विराम ऐसे होता है, आपको हम बताते चलते हैं। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आप जान ही रहे होंगे, तो इस प्रकार से होता है। इसके बाद हम सब बात करें योजक चिन्ह। योजक जो बीच में लगता है, किसी शब्द में देखते हैं ना बीच में लगा रहता है, योजक चिन्ह हो गया। कोष्टक तो आपको पता ही होगा, कोष्टक कैसे लगता है। इसके बाद है उदाहरण चिन्ह या फिर अवतरण। दोस्तों अवतरण या उदाहरण चिन्ह अगर हम सब बात करें तो ऐसे दिया जाता है ना, जैसे ऐसे ऐसे दिया रहता है ना, ये आपका उदाहरण या अवतरण चिन्ह होता है। विस्मयाद बोधक, विस्मयाद मतलब होता है जैसे इस प्रकार, ये आपका विस्मयाद बोधक कहलाता है। संक्षेप सूचक चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह जो आपके यहाँ पे लिखा रहता है ना किसी शब्द के नीचे, ये आपका संक्षेप सूचक होता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह दोस्तों इस प्रकार से होता है। जो योजक होता है और जो निर्देशक होता है, योजक छोटा होता है लेकिन जो आपका जो निर्देशक होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसके बाद विवरण चिन्ह, विवरण मतलब क्या होता है, विवरण मतलब आपका चिन्ह इस प्रकार से होता है। विवरण चिन्ह त्रुटि पूर्वक चिन्ह या फिर विस्मरण चिन्ह, ये आपका इस प्रकार से होता है। ये आपके 13 हो गए जो कि आपके चिन्ह के उदाहरण हैं, विराम चिन्ह के। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपके चार्ट पूछा था, जैसे उदाहरण पूछा गया था ना, तो हम आपको चार्ट कोई इसमें ले लीजिए। जैसे पहला ले लीजिए, आप इसे उदाहरण दे सकते हैं कि लड़की का पैर फिसल गया, ये आपका हो गया, लास्ट में स्टॉप लगा दीजिए, हो गया। इसके बाद अगर हम और उदाहरण ले लें, जैसे इसको ले लेते हैं ना अल्प विराम में, अर्ध विराम है ना, ये अल्प विराम है। अर्ध विराम जैसे होता है सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। देखिए पहले तो हो गया सूर्यास्त हो गया, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, अर्ध विराम लगाएंगे, फिर उसके लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। कोई आप प्रश्नवाचक चिन्ह कोई क्वेश्चन ले ले, क्या राम जाएगा, ऐसे, क्या राम बाजार जाएगा, मतलब ऐसे चुनिए जिसमें प्रश्न पूछा जाए, तो आपका प्रश्नवाचक इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में आपको हमने ऊपर ही बता दिया, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले ही लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। लगने के बाद उस शब्द का अर्थ या फिर शब्द बदल देता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण परिभाषा लिखिए। अव्ययी भाव समास की अगर हम सब बात करें, देखिए इसमें आपका 75 शब्दों में लिखना होता है, इसमें थोड़ा सा बड़ा होता है। अव्ययी भाव समास की अगर हम सब बात करें तो जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा वह प्रधान भी हो, वही ऐसा समास हो जो प्रथम शब्द अव्यय हो और वही उसका शब्द का प्रधान भी हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा भी होती है। प्रथम पद आपका अव्यय तथा प्रधान और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होते हैं। इस समास में कभी दूसरा पद भी प्रधान होता है, कभी कभी इसमें दूसरा पद भी प्रधान हो सकता है। जैसे उदाहरण, जैसे भरपेट, अव्ययी भाव समास का उदाहरण भरपेट, यथासंभव, दिनों दिन, उपकार, अभिसार, यह सब आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की बात करें तो ये प्रकार ही आप पूछा गया है, प्रकार और सर्वनाम। प्रकार की अगर हम सब बात करें तो सर्वनाम पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सॉरी, संज्ञा के स्थान पर, जहां संज्ञा होता है उसके स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वही आपके सर्वनाम कहे जाते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं सर्वनाम किसे कहते हैं।
सर्वनाम की अगर हम सब बात करें तो सर्वनाम के प्रकार आपको पहले बताते हैं। सर्वनाम देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द, वही आपके सर्वनाम कहते हैं। इसके प्रकार की अगर हम सब बात करें तो जैसे 6 प्रकार के होते हैं, आप जान ही रहे होंगे। 6 प्रकार में जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक सर्वनाम। यह सब आपके सर्वनाम के प्रकार हो गए। उदाहरण आपको हम बता दें, जैसे वह खेलता है, राम, यह राम की पुस्तक है, वे घर जाते हैं, वह सिलाई करती है। जैसे वह सिलाई करती है, एक उदाहरण आपको हम अच्छे से बता देते हैं। जैसे अब सॉरी, सर्वनाम की अगर हम सब बात करें, कह रहे हैं कि वह सिलाई करती है। वह क्या करती है दोस्तों? वह सिलाई करती है। अगर यहाँ पे हम कोई नाम ले लें, जैसे सीता सिलाई करती है, अब जैसे हमारा एक्चुअल शब्द क्या है? सीता सिलाई करती है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं वह सिलाई करती है। यह वह जो क्या हो गया, यही आपका वह सर्वनाम कहलाता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, औपचारिक होता है कि अनौपचारिक होता है। थोड़ा हम आपको औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में अंतर बता देते हैं, आप तुरंत समझ सकेंगे। देखिए, कोई चीज़ आप जैसे आप कोई चीज़ घर में सीखते हैं और कोई चीज़ बाहर इस विद्यालय में सीखते हैं, दोनों में अंतर होता है। घर में आप एकदम सिंपल सा बोलते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो आप थोड़ा एक बोलने का शैली बदल जाती है। जो हम घर पे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आपकी अनौपचारिक कहलाती है। जो हम बाहर शिक्षा विद्यालय में और कहीं ग्रहण करते हैं वो आपका औपचारिक कहलाता है। जो हम सिस्टम के सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हैं वो आपका औपचारिक है। जो हम अनसिस्टमेटिक ढंग से घर में जैसे वही बोलते हैं वो आपका अनौपचारिक हो गया। इसमें पूछा क्या गया? पत्र पूछा गया। पत्र में आपको अंतर बताना है। अब हम जो अनौपचारिक शब्द में किसे लिखेंगे? अगर कोई हम अनौपचारिक शब्द में पत्र लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है जिसे हम जानते होंगे उसे हम चाहे जैसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसे हम किसी ऐसे आदमी के पास पत्र भेज रहे हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, मान लीजिए किसी विभाग में भेज रहे हैं, किसी व्यवसायी के पास भेज रहे हैं कोई पत्र लिख के, तो फिर उसे हम जान ही नहीं रहे, उसे क्या हम अनौपचारिक अपनी भाषा में ऐसे ऐसे ठेठ भाषा में लिख के भेज देंगे? नहीं भेजेंगे। तो हम जहाँ सिस्टम मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से पत्र लिखना होता है, जैसे किसी व्यवसायी के पास, किसी विभाग के पास भेजना होता है, वो आपके औपचारिक में लिखा जाता है। जो अपने मित्र, दोस्त, इष्ट, रिश्तेदार के पास भेजना होता है वो आपका अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है। अनौपचारिक की भाषा सरल होती है, कम शब्दों में होती है। और औपचारिक दोस्तों शब्द थोड़ा टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कठिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ज़्यादा शब्द लिखे जाते हैं। जो अनौपचारिक है उसमें हृदय के द्वारा लिखा जाता है। हृदय के द्वारा कहने का मतलब ऐसे नहीं कि हृदय से लिख रहे हैं, जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं, भावनाओं को लिखा जाता है अनौपचारिक में। लेकिन औपचारिक में भावनाएं नहीं लिखी जाती, भावनाओं के साथ आप नहीं लिख सकते हैं। औपचारिक में जो नियम कानून है उसके तहत आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सब दोस्तों क्वेश्चन को कवर किए। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको आपके डीएलएड एग्जाम में किस प्रकार से आपको अपना एग्जाम लिखना है, कैसे देना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।